अब सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कि सितंबर माह जब आ जाता है तो बहुत सारे कार्यक्रमों का और गतिविधियों का हम आयोजन करते रहते हैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। अब इस दृष्टि से इस वर्ष हमने थोड़ा बदलाव किया है कि हम बच्चों की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, अलग अलग प्रकार के व्याख्यानों का आयोजन करते थे। अब जब हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानों की चर्चा करते हैं तो 14 सितंबर के दिन हमने एक बहुत अच्छा व्याख्यान सुना था। तो आज हम एक उसी व्याख्यान माला की एक दूसरी कड़ी, जिसके वक्ता है मेरे मित्र सर किरण भोसले जी। मैं बिल्कुल संक्षेप में इनका परिचय करा दूं आपसे। ये मेरे बिल्कुल करीबी मित्र रह चुके हैं। हम एमए में एक साथ हमारी पढ़ाई हो चुकी है। एमए से लेकर आज तक जब मैं इनका अध्ययन करता हूं या इनके बारे में सोचता हूं, देखता हूं, तो मैंने अनुभव किया है कि शुरुआत के दौर में ही जब हम एमए में थे उसी समय से ही साहित्य, समाज, राजनीति, इनकी अच्छी समझ रखने वाला यदि कोई दोस्त हमारे उस ग्रुप में था तो वो थे किरण भोसले। क्योंकि जब भी डिबेट का समय आ जाता था, जब भी भाषण प्रतियोगिता का मौका मिल जाता था, तो सबसे पहले खड़े होकर यदि अपना मंतव्य व्यक्त कोई करते थे तो वो किरण भोसले हैं। हम दोनों के रिश्ते इतने गहरे हैं कि एमए हो जाने के बाद सबसे हमारे बैच के सबसे पहले 2 छात्र सेट परीक्षा उत्तीर्ण हुए। उसमें एक किरण भोसले थे और एक मैं था। आज वो बुद्ध के ऊपर संशोधन कर रहे हैं। उनके पीएचडी का विषय हिंदी और मराठी जीवनियों में बुद्ध का चरित्र नाम के विषय पर वो संशोधन कर रहे हैं। इनकी मराठी हिंदी की समझ इतनी गहरी है कि आप तो सभी जानते हैं कि अनुवाद करना और विशेषतः गद्य का अनुवाद करना तो आसान है, लेकिन जब हम पद्य के अनुवाद की चर्चा करते हैं तो उसमें एक कद्दा और इस प्रकार का मनुष्य होना आवश्यक है जो 2 भाषाओं का विशिष्ट ज्ञान, भावों को बिना बदले हुए यदि सहजता के साथ दूसरों को व्यक्त करता है तो वह सच्चा अनुवादक बन सकता है। तो मैंने इस बात को अनुभव किया है कि वो मराठी और हिंदी भाषा का कितना ज्ञान रखते हैं, विशेष इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं। अच्छे दोस्त हैं। साहित्य, सिनेमा, राजनीति, धर्म, दर्शन, इस प्रकार की कई सारी युवाओं की समस्या, वे एक प्रकार का संगठन भी चलाते हैं। तो संगठन के क्षेत्र में भी उनका विशेष इस प्रकार का योगदान है। आज वो जुड़े हुए हैं हमारे कोल्हापुर शहर के, कोल्हापुर महानगर निगम का जो एकमात्र, देश का एकमात्र इस प्रकार का महाविद्यालय है जो नगर निगम के द्वारा चलाया जाता है, वह यशवंतराव चौहान महाविद्यालय से। तो आप सभी की ओर से और विशेषतः मेरे हिंदी विभाग की ओर से मैं किरण जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनसे ये निवेदन करता हूं कि आज का उनका जो विषय है वह अलग प्रकार का विषय दिया गया है। क्योंकि हम तो हिंदी के बारे में बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन वे अभी एक अलग प्रकार के विषय के ऊपर संशोधन कर रहे हैं और उनके संशोधन का विषय है साहित्य और सिनेमा। और ये हम सभी से जुड़ा हुआ बिल्कुल विषय है, ताकि हम सिनेमा को केवल मनोरंजन के साधन तक सीमित न रखें। वो आपको इस विषय को लेकर लगभग 35 या 40 मिनट तक अपनी बात को रखने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए किरण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना जो मंतव्य है इस विषय को लेकर मंतव्य प्रकट करें। सर धन्यवाद सर। जी जी। महावीर महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य और हिंदी विभाग के हमारे डॉक्टर प्रकाश कामरे जी और सभी इस वार्तालाप में जुड़े, इस संगोष्ठी में जुड़े सभी छात्र, अन्य अध्यापक और मित्रों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि साहित्य और सिनेमा का संबंध क्या है, कैसा है, और साहित्य पढ़ने वाले हम सब छात्र सिनेमा
हमारे लिए कितना उपयुक्त है और सिनेमा के लिए हम साहित्य या भाषा के छात्र होने के कारण हम कितने उपयुक्त हैं। ऐसे दो मुद्दों पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आज के युग में सिनेमा और साहित्य एक दूसरे से कितना जुड़ा है या कटा है। इस विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पहली फिल्म बनी वह दादा साहब फाल्के के द्वारा 1913 में वो फिल्म बनी थी, जो एक मूक फिल्म थी। और पहली बोलती फिल्म जो बनी अल्लम आरा नामक वह फिल्म थी। वो फिल्म बनी लगभग 14 मार्च 1931 में। और 14 मार्च 1931 में जो फिल्म बनी उसके चलते आज तक फिल्म का दौर कितना अलग अलग पड़ाव से गुजरा है वह हम देख सकते हैं। अब देखिए, साहित्य और फिल्म एक दूसरे से जुड़ा था तब फिल्म में एक अलग रोचकता थी, एक वैचारिकता थी, एक सामाजिक ऐसा सरोकार था, समाज से जुड़ी हुई फिल्में लगती थी। लेकिन आजकल की जो फिल्में हैं, आजकल की फिल्मों में ये हम देखते हैं कि आजकल की फिल्में समाज से कटे हुए हैं। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। व्यक्तिवादिता इतनी बढ़ चुकी है कि किसी के जीवन की एक घटना फिल्म में दिखाई जाती है, जिससे कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, जिससे कोई समाज के लिए कुछ फायदेमंद कारगर हो सकता है, ऐसी कोई बात भी नहीं होती। लेकिन उस पर फिल्म बनती है और किसी व्यक्ति विशेष कलाकार को लेकर वो बनाई जाती है और करोड़ों रुपए का फायदा उसे होता है। ऐसी स्थिति है। अब कुछ लोग कहते हैं आज के युग में बाजारवाद चल रहा है और बाजारवाद के चलते फिल्मों ने बाजारवाद को अपनाया है और इस कारण करोड़ों का फायदा, मुनाफा, इस प्रकार की बातें की जाती है। ये बिल्कुल सही है कि बाजारवाद तब भी था जब कबीरा खड़े थे बाजार में, और बाजारवाद आज भी है कि हम जिस बाजार में आज खड़े हैं। और दोनों बाजारों में क्या चल रहा है और इसका दोष किसका है। अब साहित्य में जब लिखा गया, साहित्य में रोमांटिसिज्म लिखा गया, जिसे हिंदी साहित्य में छायावाद कहा जाता है। छायावाद में रोमांटिक कविता आ रही थी। कुछ ऐसे चित्र आके जा रहे थे, ऐसे चित्र दिखाए जा रहे थे जो लुभावने हैं, अच्छे हैं, प्राकृतिक वर्णन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में कौन सी फिल्में बन रही? तो राजेश खन्ना की फिल्में अगर आप देखेंगे तो राजेश खन्ना की फिल्में उस जमाने की है। उस जमाने की फिल्मों में एक रोमांटिसिज्म था, तो साहित्य से प्रभाव लेकर ही वो फिल्में बनी है। और बहुत से ऐसे साहित्यकार उस जमाने में या आज भी फिल्म जगत से जुड़े हैं। हम सरसरी नजर से देखेंगे तो प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, ख्वाजा अब्बास, कृष्णचंद्र, राही मासूम रजा, कमलेश्वर, विष्णु खरे, यशपाल, धर्मवीर भारती, गुलजार, हरिवंश राय बच्चन आदि साहित्यकार इस फिल्म के साथ जुड़े रहे हैं। और फिल्म के जो पटकथा होती है, कथानक होता है, कथा वस्तु होती है, वह साहित्य से ली जा रही थी। प्रेमचंद ने जब फिल्म क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में प्रवेश किया, तब उन्होंने कुछ कथाएं प्रस्तुत की, कुछ उपन्यासों पर उनके फिल्में बनी और वह निराश हो गए कि वो उपन्यासों में, कहानियों में अलग ही कहना चाहते थे, लेकिन फिल्म जगत कुछ और ही मांगता है, कुछ और ही दिखाता है। ऐसा अनुभव उनको आ गया।
आज के पद्मावती फिल्म के बारे में जो घमासान चला, उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। अखबारों में, टीवी चैनलों पर, खबरों में आपने देखा होगा कि पद्मावत तो जायसी ने लिखी है। हिंदी का मध्ययुगीन कवि है जायसी। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी है और प्रेम पर उन्होंने ये कविता या काव्य लिखा। लेकिन यहाँ बंसाली ने अलग ही उसमें एक उनकी दृष्टि है। फिल्म का सौंदर्य शास्त्र अलग है और हमारे साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अलग है। ये सिद्ध करने की कोशिश बार बार की जाती है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र को या फिल्म के सौंदर्य शास्त्र को एक मर्यादित ढंग से एक सामाजिक सारोकार के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है जिस प्रकार के साहित्यकार की, जो साहित्य लिख रहा है किसी इतिहास की कथा वस्तु पर, तो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि इतिहास से हमने खेलना नहीं चाहिए, उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। इसका विपरीत परिणाम समाज पर होता है। अब बहुत सारे फिल्मों में ऐसा दिखाई देता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर कह सकता हूँ कि लीजेंड ऑफ भगत सिंह नामक एक फिल्म है। लीजेंड ऑफ भगत सिंह में हमारे अजय देवगन ये कलाकार है, प्रमुख भूमिका भगत सिंह की उन्होंने की है और उसमें उनकी एक प्रेमिका दिखाई गई है। अब इतिहास में इसके लिए कोई सबूत नहीं देता कि ऐसी कोई प्रेमिका उनकी थी, लेकिन यहाँ एक रोमांटिसिज्म का एक ज्वर चढ़ा है इस सिनेमा पर कि हर चीज में रोमांस ढूंढने की कोशिश वो करते हैं। हर चीज में रोमांस लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा जाता है, इस प्रकार से होता है। बांग्ला के लेखक शरद चंद्र जी के देवदास पर 4 फिल्में आज तक बनी है और चारों फिल्मों में जो देवदास आया है वो देवदास कुछ अलग ही है। वो रोमांस करता है, रोमांटिक है, वह अपने पारों और से प्रेम करता है, वो प्रेमी के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन हमारे एक मंझे हुए समीक्षक, कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार राजेंद्र यादव जी ने एक लेख लिखा था देवदास पर, और देवदास की तुलना देवदास उपन्यास पर, देवदास फिल्म पर नहीं, देवदास उपन्यास पर उन्होंने लेख लिखा था अपनी हंस पत्रिका में। और उन्होंने इस देवदास पात्र काल्पनिक है, ये उपन्यास का पात्र है। लेकिन देखिए कि देवदास इस फिल्म में दिखाया गया पात्र किस प्रकार से है, इसका उदाहरण देने के लिए वह लेख अगर हम पढ़ेंगे तो उस लेख में राजेंद्र यादव जी देवदास की तुलना भगत सिंह से करते हैं। और देवदास ने क्या किया था, तो पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। पूंजीवादी प्रगतिवाद जिसे हम हिंदी साहित्य में कहते हैं, उस प्रगतिवादी धारा से चलते हुए देवदास गुजरा है, या प्रगतिवादी साहित्य की जो चेतनाएं हैं, जो लक्षण है, वो सारे लक्षण देवदास में दिखाई देते हैं। और देवदास और भगत सिंह की लड़ाई एक समान थी, संपूर्ण स्वराज्य की लड़ाई थी और ऐसी मांग थी, ऐसा वे कहते हैं। एक साहित्यकार एक पात्र को किस नजरिए से देखता है और एक सिनेमा जगत किस प्रकार से उस साहित्य कृति को देखता है, ये इसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। ऐसा नहीं कि साहित्य ने या साहित्यकारों ने कुछ फिल्में या कुछ सिनेमा ऐसे नहीं बनाए जो अच्छी नहीं लगी। लोगों ने बहुत सारे फिल्मों को अपनाया, सराहा और उनको बहुत सारी कामयाबी भी मिली है। उसमें बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं, जैसे अमृतलाल नागर जी ने बहुरानी नामक पहली फिल्म लिखी, पटकथा लिखी, फिल्म की पटकथा।
और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में, लगभग 20 फिल्मों की पटकथाएं उन्होंने लिखी है। और उसमें राजा और कुंवारा बाप ये बहुत ही मशहूर हुई ऐसी फिल्में नजर आती है। उस प्रकार से साहित्यकारों ने बहुत से साहित्यकारों ने जिस प्रकार से मैंने जिक्र किया, उन साहित्यकारों ने सिनेमा को योगदान दिया है। और सिनेमा जगत में साहित्य पढ़ने वाले या साहित्य के छात्र क्या कर सकते हैं? तो देखिए, दुनिया भर की फिल्में हैं और भारत की फिल्में, इनमें सबसे बड़ा अंतर या सबसे बड़ा फर्क क्या है कि दुनिया भर की फिल्मों में गीत नहीं होते, और हमारे यहाँ, हमारे भारत में किसी भी भाषा में फिल्में अगर बनती है तो उसमें गीत होते हैं। गीतों के बजाय फिल्म नहीं बनती। राजेश खन्ना आप लोगों को मालूम है, सुपरस्टार थे एक जमाने में, 70 के दशक में वो सुपरस्टार थे। और बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, जैसे कि दाग है, कटी पतंग है, आराधना है। अगर इन फिल्मों को आप देखेंगे तो ये सारी फिल्में नायिका प्रधान हैं। सारी फिल्में नायिकाओं के, यानी उसमें एक स्त्री की कहानी है। और मशहूर कौन होता है? तो राजेश खन्ना। कहानी स्त्री की और मशहूर कौन होता है? राजेश खन्ना। यानी एक पुरुष पात्र मशहूर होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो केवल और केवल उन फिल्मों में चित्रित गीतों के कारण, लिखे गीतों के कारण। गीत भी एक कविता है और साहित्य से चलते ही ये गीत सिनेमा में आए हैं। अब इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि साहित्य में गीति नाट्य लिखे जाते थे। गीति नाट्य, नाट्य में गीत गाए जाते थे, नाटक में गीत गाए जाते थे, नाटक में कविता लिखी जाती थी। उसी प्रकार से यही प्रारूप सिनेमा का आज तक बरकरार है, जो आज का आधुनिक सिनेमा भी बदल नहीं पाया। ये बहुत बड़ी देन है साहित्य की सिनेमा को, कि सिनेमा में, हमारे सिनेमा में, भारतीय सिनेमा यानी भारत की किसी भी भाषा में अगर सिनेमा बनता है तो उसमें गीत होते हैं और अलग अलग प्रकार के हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक फिल्म है हीर रांझा नामक। हीर रांझा नामक फिल्म है। वो पुरानी हीर रांझा, लगभग 1970 की फिल्म है। तो वो हीर रांझा कहानी है, ये कहानी पद्य में लिखी हुई कहानी है। वो सारी की सारी पद्य में लिखी है। और इसमें ये जो फिल्म बनाई गई है, वो फिल्म भी पद्य में है, उसके संवाद पद्य में है। ये खासियत है उस फिल्म की। और उस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो इतने उस काव्य में लिखे गए जो संवाद है उसको सरल रूप दिया गया है और बहुत ही बढ़िया फिल्म। उसमें राजकुमार जी ने मुख्य भूमिका निभाई है। वह फिल्म अगर आप देखेंगे तो उसमें सारे के सारे संवाद आपको काव्य में दिखाई देते हैं। आप देखिए, साहित्य से ये पल्लू झटक नहीं सकता सिनेमा, साहित्य से अपना नाता तोड़ नहीं सकता सिनेमा। आज जिस कगार पर सिनेमा पहुंच चुका है, ये उस कगार पर पहुंचने का कारण ही ये है कि वो उसने अपना पल्लू झाड़ा और साहित्य क्षेत्र से अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहा। साहित्य को अलग तरीके से देखा जाने लगा है। लेकिन फिर भी आशाओं की किरणें कुछ दिखाई देती है, जैसे कुछ उपन्यासों पर, कुछ कहानियों पर फिल्में बनती नजर आती है। गुलजार जैसे निर्देशक है, गीतकार है, उन्होंने अनेक सारी फिल्में बनाई। वह उपन्यासों को लेकर, कहानियों को लेकर फिल्में बनाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य से सरोकार रखने वाली फिल्में अच्छी होती है। और 3 इडियट ये जो फिल्म है, ये भी साहित्य पर आधारित है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज की फिल्मों ने, जिन जिन फिल्मों ने साहित्य को नकार दिया, उन फिल्मों को समाज ने भी नकार दिया है। समाज वो फिल्में नहीं देखता। गीत और इसका उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया कि गीत जो है देन साहित्यकारों की देन है, साहित्य की देन है। और गीत और साहित्य का, सिनेमा का कितना नजदीकी रिश्ता है, ये बताने जा रहा था मैं कि राजेश खन्ना लोकप्रिय हुए क्योंकि उनके गाने थे, उनके फिल्मों में गाने थे। और एक फिल्म आई उनके पास, दीवार नामक, यश चोपड़ा जी जिसके निर्देशक है। और यश चोपड़ा जी ने जो फिल्म बनाई थी दाग, उस दाग फिल्म में एक भी पैसा न लेते हुए राजेश खन्ना ने काम किया था और वो सुपर डुपर हिट हो गई थी। और उस कारण यश चोपड़ा सिनेमा जगत पर छा गई। और इस कारण उनका नाता बहुत ही घनिष्ठ था। अब उन्होंने ऑफर दी उस फिल्म की, लेकिन उस फिल्म में हीरो के लिए एक भी गाना नहीं था, इसलिए राजेश खन्ना ने कई फिल्में नकारी थी। हीरो को गाना नहीं है इसलिए। और उसी की देन अमिताभ बच्चन का फिल्म जगत में प्रवेश हुआ और अमिताभ बच्चन ने ओवरटेक किया, या उससे भी आगे निकल गए राजेश खन्ना के आगे। और राजेश खन्ना को ये पता चला कि रोमांटिसिज्म अब खत्म हो चुका है। अब जो फिल्म है वो फिल्म धरातल पर समाज में उतर चुकी है, और समाज के उन समस्याओं पर अगर नहीं हम आ गए, हमारे अभिनय से वो समाज का दुख, वो समाज का रूप तो दिखाई नहीं दिया, तो रोमांटिसिज्म से अब कुछ चलने वाला नहीं है। तो फिर वह फिर से कुछ ऐसी फिल्मों में आ गए जो स्वीकार की, जिसमें कथानक सामाजिक धरातल पर आता है। गानों को हम नकार नहीं सकते, और गानों के कारण हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार गीतकार के रूप में इन फिल्मों में आए। अब साहित्य का छात्र पटकथाएं लिख सकता है, संवाद लिख सकता है, गीत लिख सकता है। अब इसके बगैर अब कोई भी काम करना है, अगर हमें घर बांधना है, समझिए घर बांधना है, तो पहला उसका नक्शा बनाया जाता है कागज पर। कागज पर उसकी डिजाइन बनाई जाती है कि कौन सी रूम कहाँ होगी, कौन सी खोली कहाँ होगी, कौन सी दीवार कहाँ बनाई जाएगी, खिड़की का नाक कहाँ बनाई जाएगी, ये कागज पर लिखा जाता है। और बाद में वो घर हमारे सामने धीरे धीरे उभर आता है। उसी प्रकार से अगर फिल्म बनानी है तो पहले फिल्म को कागज पर उतारा जाता है। और कागज पर कौन कौन उतारता है? तो लेखक, उसमें पटकथा लेखक है, संवाद लेखक है, ये दो, और गीतकार है। ये तीन लेखक और साहित्य से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। साहित्य से जुड़े लोग ये लगते हैं, और साहित्य से जुड़े लोग अगर नहीं होंगे तो ये तय है कि वह सिनेमा आगे जाकर उन्नति नहीं करेगा, या जो उनका मंतव्य नहीं पाएगा। आप लोगों को एक अभिनेता का परिचय में देना चाहूंगा कि आपको कादर खान ये एक अभिनेता है। अभिनेता के रूप में उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि कादर खान एक केवल अभिनेता नहीं थे। तो फिल्मों में वो संवाद लिखते थे, और लगभग 250 फिल्मों के संवाद उन्होंने लिखे हैं। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को कहा कि घर बनाने के लिए इंजीनियर लगता है, सिविल इंजीनियर लगता है, और वह घर बनाने का नक्शा हमें देता है, और उसको मुताबिक हम घर बनाते हैं। और फिल्म बनाने के लिए भी उस प्रकार से लगता है कि उसमें पटकथा होनी चाहिए, उसमें संवाद होने चाहिए, उसमें गीत होने चाहिए। ये तीन भाग मुख्यतः से कागज पर उतरने चाहिए पहले, और ये उतारने का काम कादर खान ने बखूबी किया है। आप लोगों को
मैं बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन के पीछे, अमिताभ बच्चन को सितारा बनाने के लिए, सुपरस्टार बनाने में सबसे बड़ा जिसका हाथ है वह कादर खान जी के संवादों का हाथ है। गोविंदा, गोविंदा को फिल्म जगत में मशहूर बनाने के लिए कादर खान के संवादों का हाथ है। संवाद कितने महत्वपूर्ण होते हैं फिल्म में, ये आप लोगों को अगर मैं आपके सामने एक संवाद पेश करूंगा, कितने आदमी थे, तो बच्चा बच्चा जानता है कितने आदमी थे, ये गब्बर सिंह का डायलॉग है। और उन उस फिल्म शोले फिल्म का डायलॉग है। शोले फिल्म में जय और वीरू ये दो मुख्य पात्र हैं, लेकिन जय और वीरू किसी को मालूम नहीं है। कौन मालूम है? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह क्यों मालूम है? क्योंकि उसके संवाद इतने सटीक और प्रभावकारी है कि इस कारण ही वह जाने जाते हैं। इस संवाद का और एक किरदार है फिल्म जगत में, यानी थे, गुजर गए वो, कि राजकुमार। राजकुमार को अगर आप देखेंगे तो आज के जमाने में, या हीरो रांझा जिस फिल्म का जिक्र मैंने आप लोगों या उस फिल्म को देखिए कि कोई खूबसूरती नहीं है चेहरे में, और अदाकारी में भी कुछ ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन संवादों के लिए, डायलॉग के लिए वो मशहूर हो गए। उसी प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा भी है, डायलॉग के लिए मशहूर किस लिए? डायलॉग, एक एक डायलॉग, फिल्मों का एक एक डायलॉग इतना मशहूर हो गया कि वो फिल्म हिट हो गई, वह रातों रात सुपरस्टार बन गया। इस प्रकार से संवाद लेखन होता है। कादर खान को फिल्म जगत में संवादों के सिविल इंजीनियर कहा जाता था। सिविल इंजीनियर यानी उनके दिए हुए संवादों से अगर फिल्म बनती है तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। अनेक 250 फिल्मों के संवाद लिखना कोई आसान बात नहीं है। एक लेखक 250 किताबें लिख सकता है, उसी प्रकार का ये योगदान है, कोई साधारण सी बात नहीं। जंजीर, मिस्टर नटवरलाल, सत्ते पे सत्ता, अग्निपथ देखते हैं, हिम्मत वाला, आतिश, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खून भरे मांग, कर्मा, सरफरोश, धर्मवीर आदि सुपर हिट फिल्मों के संवाद उन्होंने लिखे। साहित्यकार का गुण अगर उसमें नहीं है तो वह संवाद नहीं लिख सकता। साहित्य शब्द का पारखी होता है, साहित्यकार शब्द का पारखी होता है, और ये शब्द का पारखी होने के लिए हमें भाषा का अध्ययन करना जरूरी है, भाषा का ज्ञान लेना जरूरी है। और जो हम पढ़ रहे हैं अभी भाषा, हिंदी भाषा के हम छात्र हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाषा लेकर हम कुछ कर नहीं सकते आगे बढ़कर, या ऐसी बात नहीं है। अब फिल्म जगत के इतने मशहूर लोग जो है, वो मशहूर लोग इन 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 लोगों के कारण, जिन्होंने कागज पर लिखा, जिन्होंने साहित्य निर्माण किया, उन लोगों के कारण ही मशहूर हुए हैं। हम तो केवल अभिनेता को जानते हैं, अभिनेत्री को जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो किरदार है वह पटकथा लेखक, संवाद लेखक और गीतकार का है। ये हमें जान लेना चाहिए। और छात्रावस्था में ही हम लोग इसकी जानकारी रखेंगे तो आगे जो हम साहित्य पढ़ेंगे उस पढ़ते हुए साहित्य को देखने का नजरिया भी हमें आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हिंदी साहित्य का अध्ययन भी करते वक्त इसी दृष्टि से करेंगे कि क्या इस पर अलग सा कोई रूप बनाया जा सकता है, क्या इस पर कुछ छोटी सी फिल्म बनाई जा सकती है। सुझाव देना चाहता हूँ कि आप लोग शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। अब ये शॉर्ट फिल्म भी कहाँ से आई है, तो साहित्य की ही देन है। संवाद लेखन के रूप में, संवाद लेखक के रूप में हम भाषा विषय को लेकर हम अध्ययन उस प्रकार का कर सकते हैं। और संवाद देखिए, एक किरदार, गोविंदा की एक फिल्म है, गोविंदा की एक फिल्म है, उसमें कादर खान का रोल है, और उसे एक आदत है, उस किरदार को एक आदत कि वो क्या करता है कि किसी
महिला को अपने पास से गुजरते जब देखता है तो उसे क्यों बोलने की आदत है। अब क्यों ये एक ही शब्द का डायलॉग है, लेकिन जिस अदाकारी से उन्होंने पेश किया है कि क्यों के कितने मतलब निकल सकते हैं, ये शब्द का पारखी होना क्या है, ये हमें इससे समझ सकते रहा था आप लोगों को कि हमारे जो हम जो अभी साहित्य पढ़ रहे हैं उस पर हम सोशल मीडिया अब हमारे हाथ में है। अब जिस माध्यम से हम वार्तालाप कर रहे हैं उस माध्यम को सोशल मीडिया कहा जा सकता है, जाता है। और उस पर एक यूट्यूब है, ऐप है यूट्यूब, उस पर अब छोटी छोटी फिल्में बन रही है। लघु पट जिसे कहा जाता है, या शॉर्ट फिल्म जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उस शॉर्ट फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि वह साहित्य की ही देन है। जिस प्रकार से साहित्य में 3 अंकों वाला नाटक हुआ करता था और लोगों को समय नहीं मिलता था कि तीन अंकों वाला नाटक रात भर चलता था, लोगों को इतना समय नहीं था, तो लोगों की इस मांग को देखकर 1 अंक वाला नाटक आ गया, 1 अंकी नाटक आ गया। उसी प्रकार से फिल्में भी धीरे धीरे छोटी छोटी होती गई और शॉर्ट फिल्म इस प्रकार से इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य और फिल्म का बहुत ही गहरा रिश्ता है। फिल्म बनने से पहले वह साहित्य होता है के रस ग्रहण के बाद ही फिल्म बनाई जा सकती है। साहित्य में क्या है ये देखकर किस शब्द में क्या अर्थ है, किस वाक्य से क्या प्रतीत होता है, कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है, ये सारे तत्व जो है, ये तत्व साहित्य के तत्व है। वो साहित्य के सारे तत्व प्रकट करने का काम केवल सिनेमा करता है। सिनेमा ये रूप कुछ अलग नहीं है, वो साहित्य का प्रकटीकरण ही है। साहित्य के भावों का प्रकटीकरण है, कल्पनाओं का प्रकटीकरण है, विचारों का प्रकटीकरण है और सारे तत्वों का प्रकटीकरण वो करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि साहित्य में जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इस प्रकार से युग आते गए, उसी प्रकार से हिंदी फिल्मों में भी बदलाव आते गए हैं। पहले फिल्में रोमांटिक हुआ करते थे राजेश खन्ना के जमाने में। राजेश खन्ना का जमाना चला गया 80 का दशक है, तो उसमें किरदार बदल गए और कूली, मजदूर, लावारिस, विधवाओं का प्रश्न, इस समस्याओं को लेकर फिल्में बनाई गई। आप देखिए के दशक में एकाध हीरो आता है, जेल से छूटकर आता है बीरू शोले में, और हवलदार से कहता है चाचा जी एक बीड़ी है, और बीड़ी मांगने वाला हीरो हमारे सामने आ गया तो सामान्य लोग उसे देखने लगे, अरे ये भी बीड़ी पीता है। यानी धर्मेंद्र बीड़ी पीता है तो धर्मेंद्र और हमारा मजदूर एकाकार हो जाता है कि ये मेरे जैसा लगता है। तो ये चीजें सिखाई किसने है, ये फिल्म जगत को किसने सिखाया है? तो ये साहित्य ने सिखाया है। ये साहित्य में आया है कि साहित्य के प्रयोजनों में एक रस नाम की चीज होती है, एक आनंद नाम की चीज होती है। ये आनंद जो है, ये आनंद मनोरंजन, इंटरटेनमेंट सिनेमा की व्याख्या है। सिनेमा की व्याख्या और परिभाषा भी बन चुकी है। अब इंटरटेनमेंट 3 शब्दों में अब कहा जाता है, मनोरंजन। यानी साहित्य केवल मनोरंजन नहीं करता। पहले जमाने के साहित्य में मनोरंजन एक प्रवृत्ति हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव किए गए और उसमें एक सामाजिक सरोकार आ गया। आज फिल्मों में वो सामाजिक सरोकार अगर हमें लाना है तो उसे साहित्य के साथ जोड़ना होगा, और हम जैसे साहित्य के छात्रों को फिल्म जगत में जाना होगा, फिल्म जगत के बारे में सोचना होगा, और उसके लिए हम अब शॉर्ट फिल्म का जरिया अपना सकते हैं। शॉर्ट फिल्म, हम जो आज कहानी पढ़ रहे हैं, जो नाटक पढ़ रहे हैं, जो उपन्यास पढ़ रहे हैं, या जो भी साहित्यिक कृति हम पढ़ रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से सिनेमा उस पर कर सकते हैं, एक शॉर्ट फिल्म किस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसा जरिया हमें अपनाना होगा।
अब ये केवल मैं ही नहीं कह रहा कि ये फिल्म के मशहूर निर्देशक, पटकथा लेखक राही मासूम रजा भी कहते हैं। ये लेखक भी है हिंदी के। राही मासूम रजा एक सिनेमा और संस्कृति नामक एक किताब है। उस किताब में 18-19 पन्ने पर वो कहते हैं, देखिए, सिनेमा उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। भारत जैसे अशिक्षित देश में सिनेमा की कला के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकते। सिनेमा की इस बेपनाह ताकत के अतिरिक्त साहित्य की शिक्षा और समाज के लिए सिनेमा को साहित्य के रूप में स्वीकार कर सिनेमा को साहित्य के रूप में स्वीकार कर उसे साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक। अब ये बहुत बड़ी मांग है, बहुत ही सटीक और मजबूत ऐसी मांग है, और आज के युग में सिनेमा को साहित्य के पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, ऐसी वो मांग करते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया मांग है, और इस पर हर एक विश्वविद्यालय ने सोचना चाहिए कि हमारे उपयुक्त है, और इस क्षेत्र की जानकारी, तकनीकी जानकारी, और जो कुछ भी कागज पर लिखी जाती है उसकी जानकारी अगर हम दे सके, पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम में पढ़ा सके, तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी, और उस पर कुछ पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों को साहित्य और सिनेमा के बारे में कुछ बातें बता पाया, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये मेरी बात खत्म करता हूँ कि साहित्य और सिनेमा का रिश्ता अगर बरकरार रहा तो सिनेमा जगत जिंदा रह सकता है, नहीं तो आजकल सिनेमा घर बंद पड़े हैं। सिनेमा घर बंद पड़े हैं, इसका कारण ही यही है कि सिनेमा ने साहित्य से अपना पल्लू झटका है, सिनेमा ने अपने साहित्य से नाता तोड़ा है। अब ये नाता जब तक सिनेमा जोड़ नहीं पाता, तब तक सिनेमा फिर से उभर नहीं पाएगा, जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए मशहूर महाविद्यालय, महावीर महाविद्यालय, उनके प्राचार्य, उनके अध्यापक और संयोजक हमारे मित्र डॉक्टर प्रकाश जी कामले, इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने इतने देर से मुझे झेला, इसके लिए भी मैं आप लोगों को आभार प्रकट करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।